तो आज बहुत खुशी की बात है मेरे लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि कभी बरेली कॉलेज बरेली में जब मैं एमएससी प्रीवियस में था, तब मैडम एमएससी फाइनल में थी और मेरी इमीडिएट सीनियर और पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स चंडीगढ़ में बॉटनी की एसोसिएट प्रोफेसर, एक लर्नड साइंटिस्ट, ज़बरदस्त टीचर आज हमारे बीच में हम सबके मार्गदर्शन के लिए मौजूद हैं। हमको बॉटनी के कुछ रहस्यों को पढ़ाने के लिए मौजूद हैं, बताने के लिए मौजूद हैं। मैं जानता हूं कि आज बॉटनी की क्लास पढ़ करके मुझको, मेरे स्टूडेंट्स को और यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उन सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत सारी चीज़ों के बारे में उनको जानकारी प्राप्त होगी। तो उन्होंने मेरा आग्रह, इतने कम शॉर्ट नोटिस पर उन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार किया और मेरे विनम्र निवेदन पर वो यहाँ पर उपस्थित हुई। आई एम हाईली ओब्लाइज्ड एंड आई एम हाईली थैंकफुल to Dr. Madhumita Bhattacharya, who has been my senior during my MSc days. So I am thankful to her. मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, जो कि मैं लास्ट में करूँगा। फिलहाल मैं उनका बहुत वेलकम करता हूँ। उनकी मधुर आवाज़ और उनकी बेहतरीन बॉटनी को सुनने के लिए हम सब लोग तत्पर हैं, लालायित हैं और उत्साहित हैं। और आई होप कि हमारे बच्चों को आज इस बॉटनी को पढ़ के बहुत लाभ मिलेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर मधुमिता भट्टाचार्य जी, जो मुझे अपना छोटा भाई कहती हैं, मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन मानता हूँ। थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरा आग्रह स्वीकार किया। अब आप हमारे बच्चों को बॉटनी के बारे में कुछ मार्गदर्शन दे सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। Thank you so much, Dr. Adarsh, for such a nice introduction and welcome. Thank you so much. So, good morning, all. Good morning, my dear students. Today, I have chosen a topic that is the morphology of cycus. I think you know this. All of you, Dr. Adarsh, they are the students of BSc first year, I think. So, cycus is. Hello, am I audible? Yes, you are audible, ma'am. Okay. So, cycus belongs to group gymnosperm. तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं। एक्चुअली जिम्नोस्पर्म जो है वो स्पर्मेटोफाइटा ग्रुप का एक यू कैन से इट इज अ ग्रुप ऑफ स्पर्मेटोफाइटा। नाउ व्हाट इज स्पर्मेटोफाइटा? स्पर्मा मींस सीड एंड फाइटा मींस प्लांट्स। So the plants which bear seeds are called spermatophyta. अब इस स्पर्मेटोफाइटा के अंदर हमारे पास दो ग्रुप हैं, वन इज जिम्नोस्पर्म एंड वन इज एंजियोस्पर्म्स। अब इन दोनों ग्रुप्स में क्या डिफरेंस है? जिम्नोस्पर्म, जैसे अगर मैं एंजियोस्पर्म्स की बात करूं तो आप सभी ने डिफरेंट फ्रूट्स खाए होंगे। से फॉर एग्जाम्पल हम मैंगो का एग्जाम्पल लेते हैं। मैंगो जब हम खाते हैं तो हमें फ्रूट ऊपर मिलता है और सीड जो है वो उसके अंदर होता है। When we eat fruit, तो हमें अंदर seed मिलता है। Or you can say in angiosperm the seed is covered within fruit. जबकि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, आप अपने माइंड में एक इमेजिन करिए कि ऊपर फ्रूट नहीं है, तो क्या होगा? ये सीड्स जो होंगे वो एक्सपोज्ड हो जाएंगे। दे आर नॉट कवर्ड बाय द फ्रूट वॉल। देन द ग्रुप या ऐसे प्लांट्स को हम किस में रखते हैं? जिम्नोस्पर्म में रखते हैं। So I think the difference between gymnosperm and angiosperm is clear to you. Now gymnosperm में जो आज का प्लांट मैंने आपके लिए चूज किया है, that is cycas, because it's a very common plant of gymnosperm. अगर हम इसकी पोजीशन की या क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें डिवीजन जिम्नोस्पर्मी। As I told you, this plant belongs to gymnosperm. The class is Cycadopsida, order is Cycadales, family is Cycadaceae, and a genus is Cycas.
Now come to the world of cycas. Now सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं, the common name of cycas is sago palm. Now what is sago palm? अगर आप इस प्लांट को देखें, जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में भी लगाया था, इस प्लांट का अपीयरेंस जो है वो पाम ट्री जैसा है. पाम ट्री आई थिंक आप सब बच्चों ने देखा होगा. इट इज जस्ट लाइक द पाम ट्री इन अपीयरेंस, इसलिए इसका जो कॉमन नेम है वो क्या रखा गया? पाम. नाउ द सेकेंड वर्ड इन दिस इज सागो. सागो का मतलब, अगर सागो आपने मेरे ख्याल से सबने खाया होगा, सागो का मतलब होता है साबूदाना. साबूदाना हम फास्ट में खाते हैं, इसकी खीर बनती है, इसकी टिक्की बनती है, कटलेट्स बनते हैं. इट्स द वेरी कॉमन स्टार्च रिच फूड. सो सागो या साबूदाना इस प्लांट के स्टेम और सीड से हमें ऑब्टेन्ड होता है, इसलिए इस प्लांट का कॉमन नेम जो palm. Now come to the distribution of this plant in the world. World में ये प्लांट जो है वो कहाँ कहाँ मिलता है, इसका वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो अब हम देखेंगे. वर्ल्ड वाइड या थ्रू आउट द वर्ल्ड इस प्लांट की करीब 20 स्पीशीज रिकॉर्डेड की गई हैं. उनमें स्पीशीज वाइल्ड भी हैं और कल्टीवेटेड भी हैं. These species, whether it is wild or it is cultivated, they are found in tropical and subtropical region and some temperate region also. They may be found in Japan, India, Australia, Africa, Bangladesh, different regions of world, the cycas plant is found. अब अगर हम इंडिया की बात करें, because we are Indian, तो we are mainly concerned with the Indian species. So in India, there are 6 species of cycas are reported. Worldwide कितने species report की गई हैं? 20. इंडिया में कितनी species reported है? 6. अब ये जो 6 species हैं वो कहाँ grow करती हैं? Mostly they grow in Andaman Nicobar Island, Chennai, Mysore and Malabar in south, Assam and Sikkim in northeast. Although you can also found cycas in your garden, as this plant is grown as ornamental plant. Ornamental मतलब इसको सजाने के लिए भी यूज करते हैं, तो ये gardens में भी लोग या pots में भी लगा लेते हैं और gardens में तो बहुत common है. Now इंडिया में कितनी species reported है? 6. उसमें से 4 स्पीशीज जो हैं वो वाइल्ड हैं एंड 2 स्पीशीज जो हैं वो कल्टीवेटेड हैं. कल्टीवेटेड का मतलब आप समझते हो, जिसको हम ह्यूमन बीइंग जो है वो ग्रो करता है, अपने एफर्ट्स लगाता है, पानी देता है, उसको अपने प्लेजर के लिए ग्रो करता है, उसको हम कहते हैं कल्टीवेटेड स्पीशीज. और वाइल्ड स्पीशीज जो अपने आप ग्रो हो जाती हैं, ऐसे स्पीशीज को हम क्या कहेंगे? वाइल्ड स्पीशीज. सो साइकस की 6 स्पीशीज में से 4 जो हैं वो वाइल्ड हैं और 2 जो हैं वो कल्टीवेटेड हैं. सो दिस इज द लिस्ट ऑफ वाइल्ड एंड कल्टीवेटेड स्पीशीज ऑफ इंडियन साइकस. वाइल्ड स्पीशीज कौन कौन सी हैं साइकस की? साइकस सर्सिनालिस मोस्ट कॉमन स्पीशीज, साइकस पैक्टिनेटा, साइकस रम्फाई एंड साइकस बिटोमी. While cultivated species जो हैं वो 2 हैं. One is Cycas revoluta, ये most cultivated species Cycas की Cycas revoluta है. And the second species is Cycas siamensis. इसमें से जो revoluta species है वो बहुत common है, आपको gardens में या pots में लगी हुई ये मिल जाएगी. इस species को हम revoluta क्यों कहते हैं? क्योंकि इस साइकस स्पीशीज की जो लीव्स होती हैं वो पीछे की तरफ टर्न्ड होती हैं, रेवोल्यूट होती हैं, इसलिए इस स्पीशीज का नाम जो है वो रेवोल्यूटा रखा गया है. नाउ कम टू द एक्सटर्नल फीचर ऑफ साइकस प्लांट. कोई भी अगर साइकस प्लांट है तो साइकस प्लांट जो है वो एवरग्रीन प्लांट्स हैं. दे आर स्लो ग्रोइंग एंड स्मॉल ट्री.
ये 3 से 5 मीटर तक इनकी हाइट एवरेज हाइट है। अदरवाइज कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो 12 मीटर्स तक भी ग्रो करती हैं, लेकिन वो ओनली फ्यू स्पीशीज आर देयर। मोस्टली जो स्पीशीज हैं वो 3 से 5 मीटर्स तक इनकी हाइट होती है। नाउ ये प्लांट्स जो हैं मोस्टली जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स जितने भी होते हैं वो हिली एरियाज के प्लांट होते हैं, और ये क्योंकि हिली एरियाज में ग्रो करते हैं तो ये जीरोफिटिक हैबिटेट के लिए बहुत स्विचेबल होते हैं। सो दे ग्रो वाइडली इन द जीरोफिटिक हैबिटेट as the exposed slopes of hill where the water is scarce, जहां पानी की कमी है। क्योंकि इनको टेम्परेचर थोड़ा लो चाहिए होता है तो ये हिली एरियाज में बहुत कॉमन है और जीरोफिटिक कैरेक्टर्स भी शो करते हैं। नाउ अगर हम साइकस प्लांट की बात करें, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये प्लांट जो है वो ऑलवेज स्पीशीज कोई भी हो, ये प्लांट अनब्रांच्ड है। अनब्रांच मतलब इसमें कोई ब्रांचिंग आपको नहीं दिखेगी। मेन स्टेम इज देयर एंड इट हैज क्राउन ऑफ लीव्स एट द टिप। क्राउन ऑफ लीफ, क्राउन मतलब क्या? क्राउन मतलब मुकुट। ऐसा लग रहा है जैसे इसके सिर पे किसी ने मुकुट पहना दिया है। सो स्टेम जो है इसका अनब्रांच्ड है, लेकिन इसके टिप पे क्राउन ऑफ लार्ज पिनेटली कंपाउंड लीव्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। वर्ल्ड ऑफ पिनेटली कंपाउंड लीव्स, आई थिंक यू नो व्हाट इज अ कंपाउंड लीव। दो तरह की लीव्स होती हैं, सिंपल एंड कंपाउंड, लेकिन यहाँ पे जो साइकस में लीव्स हैं वो हमेशा कंपाउंड लीव्स यू विल फाइंड। एंड द कंपाउंड लीव कौन से तरह की है? पिन्नेटली कंपाउंड। इस तरह के हैबिट को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड आर्बोरेसेंट हैबिट। आर्बोरेसेंट का मतलब स्टेम इज अनब्रांच्ड एंड इट bears a crown of large pinnately compound leaves at its tip. नाउ अगर हम इसके मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी में इस प्लांट को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये प्लांट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, रूट, स्टेम एंड लीव्स। नाउ फर्स्टली कम टू दी टाइप्स ऑफ रूट्स। साइकस बहुत स्पेशल जिम्नोस्पर्म है। इसमें दो तरह की रूट्स मिलती हैं। एक तो नॉर्मल रूट्स जो टैप रूट्स हैं, और दूसरी कोरेलॉइड रूट्स। ये जो टर्म है कोरेलॉइड रूट, ये आपको साइकस में ही मिलेगा और कहीं भी ये टर्म आपको नहीं मिलेगा। नाउ फर्स्टली कम टू दी नॉर्मल रूट्स। एज यू नो, टैप रूट कौन सी रूट्स होती हैं? जो रेडिकल से ग्रो करती हैं। जो रूट्स रेडिकल से ग्रो करेंगी उन्हें हम नॉर्मल टैप रूट्स कहेंगे। जब सीडलिंग स्टेज होती है तो इसमें रूट्स आर मच लॉन्गर देन द स्टेम, लेकिन जब प्लांट बड़ा होता है, उसके स्टेम ग्रो करता है, तब रूट्स जो हैं वो क्या होती हैं? साइज में कंपैरेटिवली थोड़ी सी स्टेम के मुकाबले छोटी हो जाएंगी, लेकिन सीडलिंग स्टेज में रूट्स जो हैं वो स्टेम से लंबी होती हैं। नाउ ये जो रूट्स हैं, ये टैप रूट जो मेन रूट है, जो हमारी नॉर्मल टैप रूट्स में भी आपको पता है, मेन रूट थिक होती है, शॉर्ट होती है, और उसकी जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं वो थिन है और बहुत लंबी लंबी हैं। ये जो रूट्स हैं वो सॉइल में जाएंगी डीप और लेटरल ब्रांचेस बनाएंगी और वाटर एंड मिनरल को एब्सॉर्ब करेंगी। सो नॉर्मल फीचर है, इसमें कुछ खास नहीं है नॉर्मल रूट्स में। रूट्स पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, ये टर्म आपको पता होगा। जियो मतलब सॉइल, ट्रॉपिक मतलब ये मूवमेंट सॉइल की तरफ मूव करती हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। नाउ ये रूट्स नॉन ग्रीन है और थिक हैं। इनका फंक्शन मैंने आपको बता दिया, ये पेनिट्रेट करती हैं सॉइल में, प्लांट को अटैचमेंट देती हैं सॉइल के साथ और वाटर एंड मिनरल्स एब्सॉर्ब करती हैं। नथिंग स्पेशल इन द नॉर्मल रूट ऑफ साइकस। नाउ कम टू द कोलेरॉइड रूट, जो कि साइकस में बहुत खास है। इसको हम कोलेरोराइजा भी कहते हैं। अब ये कोलेरॉइड रूट्स जो हैं, these are the lateral branches of tap roots. टैप रूट से निकलेंगी लेटरल ब्रांचेस के फॉर्म में। अब
इनकी खासियत क्या होती है। ये यू कैन सी दीज आर द कोरेलॉइड। अगर आप इनको देखें तो मॉर्फोलॉजिकली ये कोरल जैसी दिखती हैं। कोरल आपने पढ़ा होगा जूलॉजी में, कोरल जैसा इनकी अपीयरेंस है, इसलिए इनका नाम जो है वो कोरेलॉइड रूट रखा गया है। अब इनकी खास बात क्या है? ये जो रूट्स हैं, इन कंट्रास्ट टू द नॉर्मल टैप रूट, ये सॉइल सरफेस से हॉरिजॉन्टली रन करेंगी। पहले ये सॉइल सरफेस के हॉरिजॉन्टली रन करेंगी और इस तरह के हैबिट को हम कहते हैं डायाजियोट्रॉपिक। जो नॉर्मल रूट्स थी वो कैसी थी? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, वो सॉइल की तरफ जा रही थी। लेकिन ये जो रूट्स हैं वो सॉइल सरफेस के हॉरिजॉन्टली फर्स्ट ग्रो करेंगी और ऐसे हैबिट को हम कहते हैं डायाजियोट्रॉपिक। उसके बाद ये वर्टिकल हो जाएंगी और सॉइल सरफेस से बाहर आ जाएंगी, तब हम इनको कहते हैं एपोजियोट्रॉपिक। और उसके बाद जब ये सॉइल सरफेस से बाहर आएंगी, उसके बाद ये रिपीटेडली डिवाइड करेंगी, डायकोटोमसली इसमें ब्रांचिंग है, और इन दिस वे अ कोरल लाइक मास, जस्ट आई शोन यू कि कोरल लाइक अपीयरेंस है इसका, कोरल लाइक मास में ये निकल के बाहर आएंगी, इसलिए इनका नाम कोरेलॉइड रूट रखा गया है। नाउ अब इन रूट्स में बहुत खास बात है। क्या खास बात है? एक तो इन रूट्स में ना तो रूट हेयर्स होते हैं और ना ही रूट कैप होती है। इन कंट्रास्ट टू नॉर्मल रूट्स जिसमें रूट हेयर और रूट कैप प्रेजेंट होती है, सो दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। इनमें ना रूट हेयर होगी ना रूट कैप होगी, सो ये वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। अब अगर ये वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब नहीं करेंगी तो इनका काम क्या है, वो अभी हम आपको बताएंगे। नाउ द कोरेलॉइड रूट्स आर मोर कॉमन इन यंग प्लांट्स। अब इन रूट्स में एक और खास बात है कि इनके सरफेस के ऊपर कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इन पोर्स को हम कहते हैं लेंटिसेल्स। नाउ ये दिस डायग्राम आई हैव शोन यू कोरल लाइक मास, यू कैन सी यहाँ पे डायकोटोमसली ब्रांचिंग है और इस तरीके से ये कोरल लाइक अपीयरेंस है, इसलिए नाम इनका कोरेलॉइड रूट रखा गया है। अब इन रूट की खासियत क्या है? इन रूट की खासियत ये है कि इन रूट्स के अंदर कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया ग्रुप भी कहते हैं, वो एंटर हो जाते हैं। समटाइम्स बैक्टीरिया, डायटम्स और फंजाई भी एंटर हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, जिसका नाम है एनाबीना साइकेडेसिड्रम, ये वाली ब्लू ग्रीन एल्गी मिलती है और ये इसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहेगी। नाउ यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम मतलब साथ साथ, बायोटिक मींस लाइफ। जब दो लाइफ इकट्ठे रहती हैं एंड बोथ आर म्यूचुअली बेनिफिटेड, देन द एसोसिएशन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब जब ये एल्गी की रूट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहेगी तो दोनों को एक दूसरे से क्या फायदा होगा? जो ये रूट्स हैं वो इन एल्गी को रहने के लिए घर देती हैं। जैसे हम पीजी में रहते हैं, हमें घर मिलता है रहने के लिए, इन टर्न हम उनको क्या देते हैं? वी पे सम अमाउंट। बट यहाँ पे ये क्या पे करेगी? ये नाइट्रोजन फिक्स करेगी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड इट विल प्रोवाइड द नाइट्रोजन टू द रूट्स ऑफ साइकस प्लांट. So in this way, the both are mutually benefited. So this type of symbiotic association is found. अब ये एल्गी एंटर कहां से होगी? ये लेंटिसेल जो अभी मैंने आपको बताया, इसके सरफेस पे सम पोर लाइक स्ट्रक्चर्स आर देयर, उन पोर से ये माइक्रोब्स एंटर होते हैं और एंटर होने के बाद वहां पे इसके टिप पर, जैसे पीछे आपने डायग्राम देखा होगा और यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये टिप्स जो हैं वो सोलन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये माइक्रोब्स जो हैं वो इन्वेटेड हैं, जिसकी वजह से इनकी टिप जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे फूली हुई दिखाई देती हैं। Now, as I told you, the coralloid roots are mostly found in young plants and in cultivated plants also. Now,
This was all about the roots. So in cycas, two types of roots were there, normal root and the coralloid root. Now after root, we are moving towards the stem. As I shown you in the first diagram, the stem is erect, it is woody and it is unbranched. And सबसे खास बात साइकस के स्टेम में it is covered with the alternate whorls of leaf bases of foliage leaves and scaly leaves. You can see actually क्या होता है कि ये जो स्टेम के ऊपर इनिशियल जब ये छोटा रहा होगा प्लांट तो उसके ऊपर जो लीव्स होती हैं वो फॉल ऑफ हो जाती हैं और उनकी गिरने के बाद उनके जो लीफ बेसिस हैं वो इसके स्टेम पे अटैच रह जाते हैं। तो इस लीफ बेसिस के अटैचमेंट की वजह से ये जो स्टेम है वो बहुत रफ और वुडी हो जाता है। नाउ स्टेम एपेक्स हमने आपको फर्स्ट डायग्राम में दिखाया था। इट बियर्स अ क्राउन ऑफ लीव्स एंड इट आल्सो बियर्स सेक्स ऑर्गन्स एट मैच्योरिटी। सो स्टेम अनब्रांच है और यहाँ टिप पे क्या है, क्राउन ऑफ लीव्स आर देयर। Now you can see this diagram. यहाँ पे आपको कुछ लीफ स्कार्स दिखाई दे रहे हैं। What are these leaf scar? Actually, साइकस में दो तरह की लीव्स होती हैं, स्केली लीव्स एंड फोलिएज लीव्स। सो जब ये लीव्स फॉल ऑफ हो जाएंगी तो अभी मैंने आपको बताया कि उसके लीफ स्कार इसके स्टेम के ऊपर दिखाई देते हैं। जो स्केली लीव्स होती हैं इनके लीफ स्कार स्मॉलर इन साइज हैं, वाइल जो फोलिएज लीव्स हैं इनके लीफ स्कार जो हैं ये बिगर इन साइज हैं और ये दोनों लीफ स्कार एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट फैशन में होते हैं। ये स्केली लीफ, यू कैन सी दिस इज फोलिएज लीफ का स्कार, सॉरी, then scaly leaf ka scar, then again foliage leaf ka scar, so they are in alternate manner और इसको हम कहते हैं आर्मर ऑफ लीफ बेसिस। यू कैन सी ये ओरिजिनल डायग्राम है, यहाँ पे ये देखिए ये ऑल्टरनेट फैशन में है, स्केली लीफ के स्कार, फिर फोलिएज के, फिर स्केली के, फिर फोलिएज। तो इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड द आर्मर ऑफ लीफ बेसिस। नाउ अब अगर हम बात करते हैं लीफ बेसिस की या आर्मर ऑफ लीफ बेसिस की, तो मेल प्लांट में सिर्फ दो तरह के लीफ स्कार होते हैं, लार्ज एंड स्मॉल, जो मैंने अभी आपको दिखाए, एंड दीज ऑल्टरनेट विद ईच अदर। बट इन फीमेल प्लांट तीन तरह के लीफ स्कार्स मिलते हैं, वन इज स्मॉल, वन इज मीडियम एंड वन इज लार्ज। स्मॉल जो स्कार्स हैं वो स्केली लीव्स के हैं। अब इसमें एक्स्ट्रा लीफ बेसिस हैं या स्कार्स हैं, ये मीडियम हैं और ये होते हैं मेगास्पोरोफिल्स। मेगास्पोरोफिल जो हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो साइकस के प्लांट के ऊपर लगे होते हैं और जब ये झड़ जाएंगे, फॉल ऑफ हो जाएंगे तो इनके लीफ स्कार भी हमें दिखाई देते हैं ऑन द सरफेस ऑफ स्टेम। यू कैन सी दिस इज मेगास्पोरोफिल स्कार। इट मींस ये जो स्टेम है वो फीमेल प्लांट का स्टेम है। एक्चुअली द साइकस इज अ डायोशियस प्लांट जिसमें मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। सो ये जो डायग्राम था मेल प्लांट था क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिखाई दिए, ये जो लीफ बेसिस थे वो मेगास्पोरोफिल के भी दिखाई दिए। नाउ कम टू द लीव्स ऑफ साइकस। साइकस में जस्ट आई टोल्ड यू डाइमॉर्फिक कंडीशन है। डाई मीन्स टू, मॉर्फिक मीन्स मॉर्फोलॉजी। Two types of leaves are there, foliage leaves and scaly leaves. Now first come to the foliage leaves. As I told you, cycas में pinnately compound leaves हैं। ये leaves कैसी हैं, बहुत बड़ी बड़ी हैं। They measure about 1 to 3 meters in size and they are pinnately compound. जब हम compound leaf की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, बीच में ये जो स्टॉक है इसको हम कहते हैं रैकेस और इसके दोनों साइड्स पे क्या लगे होते हैं, लीफलेट्स। सो यहाँ पे अ नंबर ऑफ लीफलेट्स आर अरेंज ऑन द रैकेस। अब इनका जो नंबर होता है लीफलेट्स का, it varies from species to species as well as with the age and the size of the individual plant.
अगर ये यंग प्लांट है तो एक दो पेयर ही होंगे लीफलेट्स के। जैसे जैसे प्लांट के एज बढ़ती है वैसे वैसे इनका जो नंबर है लीफलेट्स का वो इंक्रीज होता जाता है। अब साइप्रस में अगर यंग लीफ है, यंग फोलिएज लीफ है, तो उसमें एक बड़ी खास बात होती है। जब ये यंग कंडीशन में फोलिएज लीफ होती है तो इट शोज सर्सिनेट वर्नेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। यू कैन सी दिस इज द डायग्राम ऑफ सर्सिनेट वर्नेशन। व्हाट इज इट कि इसमें जो लीफलेट्स होती हैं वो अपने ऊपर ही रोल डाउन हो गई हैं। तो इस तरह का वर्नेशन जो है वो सर्सिनेट वर्नेशन। यू कैन सी दिस डायग्राम ऑल्सो। यहाँ पे रोल डाउन हो गई है। तरह का वर्नेशन जो है वो सिनेट वर्नेशन कहलाता है। और ये सिर्फ कहाँ होगा जब साइकस की लीव्स जो हैं वो यंग होंगी। ठीक है। एंड दिस इज द कैरेक्टर जो साइकस को रिजेंबल करता है विद द फर्न्स के साथ। एज यू नो फर्न जो है वो टेरिडोफाइट्स है, वो जिम्नोस्पर्म के लोअर ग्रुप हैं। तो साइकस का जो कैरेक्टर है सर्सिनेट वर्नेशन वो इसको फर्न्स के साथ रिजेंबलेंस दिखाता है। नाउ ये जो यंग लीव्स हैं वो एक ब्राउन हेयर से, कुछ ब्राउन हेयर से कवर्ड होती हैं और उन ब्राउन हेयर्स का नाम जो है वो क्या है, रेमेंटा। नाउ ये जो यंग लीव्स हैं वो बहुत स्लोली ग्रो करेंगी और इसके लिए लीव्स को साइड में करके बाहर निकलती हैं और धीरे धीरे इनकी ग्रोथ रैपिड होगी और रैपिड होने के बाद ये मैच्योर लीफ में कन्वर्ट हो जाएगी। So what is this diagram? This is the diagram of young leaf and this is the diagram of mature leaf. You can see great difference between the young and the mature leaf of cycas. Now, ये सैसिनेट वेनेशन आपको मैंने दिखा दिया. What does it mean? Now, come to the mature leaf of साइकस। अभी आपने देखा जो साइकस की मेच्योर लीफ है वो थिक है, काफी लेदरी है और इसमें तीन पार्ट्स होते हैं। वन इज लीफ बेस, सेकेंड वन इज रैकिस एंड थर्ड वन इज लीफ लेट्स। अगर मैं पीछे जाऊं डायग्राम में तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द मेच्योर लीफ जिसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। दिस इज द लीफ बेस, जिस पार्ट से ये लीफलेट रैकिस पे ये जो लीफ बेस है इसी से ये प्लांट पे अटैच होता है। नाउ जो मिडिल पोर्शन है दैट इज कॉल्ड रैकिस एंड दीज आर द लीफलेट्स जिनका नंबर 50 to 100 वेरी करता है फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। सो लीफ, ये जो लीफलेट है इसके तीन पार्ट्स हैं, लीफ बेस, रैकिस, रैकिस इज सेंट्रल पोर्शन को, एंड द लीफ लेट्स। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ मैच्योर लीफ। अभी मैंने आपको दिखाया कि ये जो अगर आप देख रहे हैं बीच में रैकिस है और ये लीफलेट्स हैं। अगर हम लीफलेट की बात करें तो लीफलेट काफी लंबे होते हैं, लेंसुलेट होते हैं और इनके पास सिर्फ मिडरिब होती है। देयर इज नो लेटरल वेन एंड दे आर ग्रीन इन कलर, सो डू फोटोसिंथेसिस। Now, come to the next type of leaf which is found in cycas and these leaves are called scaly leaves. ये leaves कैसी हैं? ये leaves मैं diagram अगर आपको दिखाऊं, this is the scaly leaf. Scaly leaf small है, triangular है, यहाँ पे brown in color है and they are also covered with some brown colored hairs which are called ramenta. Now, ये जो स्केली लीव्स होती हैं ये क्या करेंगी, ये जहां पे आपने देखा था कि एपेक्स पे फोलिएज लीव्स हैं, ये स्केली लीव्स भी वहां पे होती हैं, उसके साथ ऑल्टरनेट मैनर में अरेंज होती हैं एंड दे कवर द यंग शूट एपेक्स बिकॉज दे आर नॉन ग्रीन, दे आर ब्राउन इन कलर। सो इनका काम फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं सकता। फिर ये क्या काम करेंगी? They actually provide protection to the growing apex. और जब ये शेड ऑफ हो जाती हैं तो ये क्या करती हैं? दे लीव अ कैरेक्टरिस्टिक लीफ बेसिस ऑन द सरफेस ऑफ स्टेम। सिमिलरली फोलिएज लीव्स भी फॉल ऑफ जब होंगी तो लीफ बेसिस जो है उसके सरफेस ऑफ स्टेम पे रह जाते हैं और उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द आर्मर ऑफ लीफ बेसिस
जिसमें स्केली लीफ एंड फोलिएज लीफ के जो स्कार्फ होते हैं वो ऑल्टरनेट फैशन में अरेंज होते हैं. So I think the topic is clear to you. Thank you. थैंक यू सो मच मैम। और मैं बिना किसी संकोच के, मेरी आवाज़ आ रही है मैम आपके पास? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल. हाँ, मैं थैंक यू सो मच फॉर explaining the morphology of cycus so beautifully, and the lecture was indeed very informative undoubtedly। और ख़ुद मैंने कुछ चीज़ें इसमें से काफ़ी अच्छी सीख ली। और सबसे ख़ास बात यह है कि साइकस की जो मॉर्फोलॉजी है, जो लीफ स्टेम रूट है वो, या साइकस की स्पीसीज़ के बारे में जो आपने बताया, ये आमतौर पर बहुत डिटेल में लोग नहीं पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाया जाता, या शायद लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आपने इतनी अच्छी मॉर्फोलॉजी बढ़ाई है कि मैं ये इस आपके इस लेक्चर का इस्तेमाल आने वाले समय में बहुत बार करूँगा, मुझे ये बात मालूम है। क्योंकि अभी हमारे जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको सेकंड पेपर ख़त्म हुआ है, और मेरे ख्याल से 2 तारीख से ही हम लोग टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म शुरू करेंगे। तो जिम्नोस्पर्म का नंबर थोड़े दिन बाद आएगा, लेकिन साइकस का जब नंबर आएगा तो ये लेक्चर आपका बार बार याद आएगा, और मैं बार बार इन लोगों से बोलूँगा कि इसको सुने, क्योंकि मैंने इसको बड़े ध्यान से सुना आज। और 2-3 बातें जो मुझको बहुत अपील की, जैसे कि कल्टीवेटेड स्पीसीज़ और वाइल्ड स्पीसीज़ जो थी साइकस रिवोल्यूटा, ये मुझे शायद ये डिमार्केशन मेरे दिमाग में नहीं था, या शायद मैंने नहीं पढ़ा। दूसरी बात, रिवोल्यूटा का नाम रिवोल्यूटा क्यों पड़ा, ये जो इसका जो टर्न था, ये बहुत अच्छी बात है। जी जी जी, ये मैंने अभी सीखा आपके लेक्चर से। और आपकी सिखाने की आदत गई नहीं, आप तब से अब तक सिखा ही रही हैं मुझे कुछ ना कुछ और मैं सीखता रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा आपका। और मैंने आपसे कहा नहीं, लेकिन आपने मेरी भावनाओं को समझ लिया, तो आपने इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया। अगर आप फुल इंग्लिश में बताती तो हमारे बहुत से जो डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट के बच्चे हैं, शायद उनको उतना समझ में नहीं आता। तो जो आपने तरीका इस्तेमाल किया है पढ़ाने का, वो तरीका, ये दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग to the students of at least from a city like शाहजहानपुर। बिकॉज हम लोग तो थोड़ा सा पिछड़े इलाकों के लोग हैं, लेकिन ऑनलाइन की वजह से आज हमें, हमारे स्टूडेंट्स को ये मौका मिला कि हमने इतनी लर्नड लेडी से सीख पाया कुछ। तो ये लॉकडाउन की इस प्रॉब्लम्स जो ऑनलाइन टीचिंग हमारे ऊपर थोपी गई है, उसका ये पॉजिटिव आउटकम है कि हमारे स्टूडेंट्स आपसे कुछ पढ़ पा रहे हैं, आपसे कुछ सीख पा रहे हैं, या आप जैसे जितने भी अच्छे टीचर्स हैं उनसे कुछ सीख पा रहे हैं। मैं यकीन से कह रहा हूँ कि ऑनलाइन टीचिंग का आज का मेरा ये बेस्ट डे था, जो मैंने इतना अच्छा साइकस पढ़ा, क्योंकि मेरी कमजोरी भी है थोड़ा साइकस पाइनस वगैरह। तो इसमें आपने वाकई बहुत अच्छा पढ़ाया और हमारा दिल खुश हो गया। और मैं चाहूँगा कि कोई बच्चा अगर कुछ पूछना चाहें, जानना चाहें, समझना चाहें, तो ही और शी मोस्ट वेलकम। किसी को कोई बात पूछनी है? बेटा, एनी क्वेरी, कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है तो आई कैन एक्सप्लेन अगेन. Sir, I would like to thanks ma'am. हाँ देवांशी बोलो, ये बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हैं। देवांशी बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? Ma'am, myself Devyanshi Bajpayee and good morning. Good morning morning. sir, good morning ma'am, good morning dear friends. Thank you so much ma'am for giving us the knowledge and lecture and the spare some time from from your schedule. Your teaching was very effective and attentive. That's why we all love this lecture and we will look forward to our lecture in our future. And I hope you, ma'am, sorry, the voice is really too echoing. No problem, but Yeah. we are listening you carefully, and you are audible to everyone. You please go ahead, Devanshi. And I hope you also enjoyed our class and sorry for the inconvenience and faced during the lecture and please spare some more time for us in future and giving us thank you so much ma'am, thank you so much for for giving your time to us. Thank you, Devanshi. Thank you, beta. Thank you.
और कोई कुछ कहना मुझे चाहता है? किसी बच्चे को कुछ नहीं समझ में आया है तो he or she can ask me. I am always there to clear your doubt. हाँ, मेरे ख्याल से सब बच्चों को सारी बात क्लियर हो गई है मैम। और वाक़ई लेक्चर आपका इतना अच्छा था कि मुझे नहीं लगता कि इसके बाद किसी के दिमाग में कोई भी सवाल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। आप Thank you,